अगर आप एक इंडिया के रेजिडेंट हैं और इंडिया के बाहर की फॉरेन कंपनी से आपको आरएसयू या फिर ईएसपीपी स्टॉक्स मिले हैं, उस केस में पूरा कंप्लीट टैक्सेशन आरएसयू का इंडिया के अंदर किस तरीके से होता है, आज के सेशन में हम डिटेल में समझेंगे। असेसमेंट ईयर 26-27 में अपडेटेड रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से शेड्यूल्स आईटीआर के आपको फिल करने होते हैं, किस तरीके से कॉम्पिटिशन करनी होती है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स का आपको यूज करना है अपनी आरएसयू और ईएसपीपी की वर्किंग के लिए। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमसे अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं, आईटीआर फाइलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, स्पेशली अगर आपको आरएसयू मिले हैं, ईएसपीपी मिले हैं, या फिर फॉरेन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू इन मनी और वेस्टेड, या फिर फॉरेन रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स आपके हैं जहां पर फॉर्म 10EE की फाइलिंग होती है, डीटीए का बेनिफिट आपको चाहिए, फॉर्म 67 आपको फाइल करना होता है, तो कंप्लीट फॉरेन टैक्स मैनेजमेंट विद आईटीआर फाइलिंग हम मैनेज करते हैं। हमसे आप सर्विसेज ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगी। चलिए समझते हैं आरएसयू और ई शॉप का टैक्सेशन। लेटेस्ट असेसमेंट ईयर 26-27 में क्या इसके टैक्स रूल्स हैं, किस तरीके से हमको अपनी वर्किंग करनी होती है और क्या यहाँ पे प्रोसेस रहता है। अगर मैं बात करूं आरएसयू और ईएसपीपी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आरएसयू मींस रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट। जब आपको किसी फॉरेन कंपनी से शेयर्स मिलते हैं, स्टॉक मिलते हैं, बेसिकली यूएस के अंदर हम उसको स्टॉक बोलते हैं, वो स्टॉक जब आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जब आपको मिलते हैं वो, तो उसको हम आरएसयू में क्लासीफाई करते हैं। और जब आपको कुछ पे करना होता है उसके रिस्पेक्ट में, तो हम उसको एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान बोलते हैं। इंडिया में ईएसपीपी को ही ई शॉप बोला जाता है। अगर इंडियन कंपनी से आपको शेयर मिलते हैं उसको हम ई शॉप बोलते हैं, बट इंडिया के बाहर स्पेशली यूएस से आपको जब कोई शेयर्स मिलते हैं तो हम उसे ईएसपीपी बोलते हैं, जब आपको कुछ स्ट्राइक प्राइस पे करना होता है। जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं तो उसको हम आरएसयू बोलते हैं। दोनों का टैक्सेशन सिमिलर तरीके से होता है, थोड़ा सा चेंज होता है जो कि आपको समझना होगा। चलिए अब चलते हैं इसके डिटेल एनालिसिस की तरफ। आरएसयू और ईएसपीपी की लाइफ साइकिल समझते हैं। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, फॉरेन की कोई कंपनी है, जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तो होता क्या है कि जो आपका एम्प्लॉयर होता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयर तो इंडिया का ही होता है, बट वो एसोसिएट होता है किसी फॉरेन एम्प्लॉय से, फॉरेन एंटिटी से। जैसे आप अमेजोन के लिए अगर काम करेंगे तो आपका जो सैलरी आएगी वो अमेजोन इंडिया से ही आएगी, बट आपको जो आरएसयू मिलेंगे, ईएसपीपी मिलेंगे, वो अमेजोन आईएनसी के मिलेंगे या एप्पल आईएनसी के मिलेंगे। तो वो फॉरेन कंपनी के स्टॉक्स आपको यहाँ पर मिलते हैं और वो आपका अग्रीमेंट का पार्ट होता है कि इतने टाइम तक आप रुकेंगे तो आपको मिलेंगे। अब 3 स्टेजेस होते हैं आरएसयू और ईएसपीपी की। फर्स्ट स्टेजेस जब आपको वो ग्रांट कर दिए जाते हैं, जैसे आप ज्वाइन करते हैं आपको ग्रांट कर दिए जाते हैं। ग्रांट के टाइम पे कोई टैक्सेबल इवेंट नहीं होता। ग्रांट इज नॉट अ टैक्सेबल इवेंट। ग्रांट के केस में जस्ट आपका एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स का पार्ट बन जाता है वो। अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल बाद जुड़ेंगे तब आपको मिलेंगे। इसके लिए बेसिकली क्या होता है ना, जो फॉरेन कंपनीज होती हैं वो एक ब्रोकर को अपॉइंट करती है और ब्रोकर आपका पूरा शेड्यूल बनाता है, स्टॉक का शेड्यूल बनाता है, आरएसयू का शेड्यूल बनाता है। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको वेस्ट होते रहते हैं। अगर आप 2 साल 3 साल तक रुकेंगे तो उसके बाद रिस्पेक्टिवली मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर स्टॉक जो है वो आपके ब्रोकर अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। ऑटोमेटिकली वो काम होता है, ब्रोकर के थ्रू ये काम किया जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या आती है, वेस्टिंग की स्टेज आती है। जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एप्पल आईएनसी के अंदर आप 2 साल आपने उसके साथ काम किया तो उसके बाद आपका वेस्टिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। मंथली आपको कुछ शेयर मिलेंगे, क्वार्टरली मिलेंगे, 6 मंथली मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर एग्रीमेंट। ना वेस्टिंग टाइम जो होता है ना, जब आपको शेयर वेस्ट किए जाते हैं तब आपको एक्चुअल में ओनरशिप मिलती है उन शेयर्स की। और जब आरएसयू अगर है तो आरएसयू के केस में आपको कुछ भी पे नहीं करना। लेकिन अगर ईएसपीपी है तो ईएसपीपी के टाइम पे आपको जब वेस्ट करने हैं तो वेस्टिंग के लिए कुछ अमाउंट पे करना होता है, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। वो स्ट्राइक प्राइस आपको यहां पर पे करना होता है। ठीक है ना। यहां पे एक इंपॉर्टेंट टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर हो जाता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आपको अपने एम्प्लॉयर से कोई भी बेनिफिट मिल रहा है तो इंडिया में हम उसको परक्विजिट्स बोलते हैं। तो जब आरएसयू आपको मिल रहे हैं या ईएसपीपी भी जब इशू किए जाते हैं, स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो मार्केट वैल्यू से काफी कम प्राइस पे होता है, तो वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये जो बेनिफिट आपको दिया जा रहा है, वेदर थ्रू आरएसयू और थ्रू ईएसपीपी, ये जो बेनिफिट है इंडियन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ये टैक्सेबल इवेंट बन जाता है और आपकी सैलरी में इसको ऐड कर दिया जाता है। तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होती है वो ब्रोकर निकाल के देता है कि फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की इतनी है, और वो आपकी सैलरी के हेड पर परक्विजिट के तौर पर आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाता है। आरएसयू के केस में कंप्लीट फेयर मार्केट वैल्यू ऐड की जाती है। ईएसपीपी के केस में फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जो आपने प्राइस पे किया, जो बेनिफिट आपको एड ऑन मिला, ईएसपीपी में केवल वो बेनिफिट ऐड किया जाता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो प्रैक्टिकली आपको समझनी होगी। शेयर्स जो होते हैं ना, ये किस तरीके से आपका टैक्सेशन यहां पर काम करता है। लेट्स सपोज आपको 100 शेयर्स मिलने हैं।
100 शेयर्स अगर आपको मिलने हैं तो 100 शेयर आपके अकाउंट में नहीं आते हैं। इसमें से लेट सपोज आप 30% स्लैब में अगर फॉल करते हैं तो 30% जो भी वैल्यू होगी, $100 मान लेते हैं, वैल्यू डॉलर में कंसीडर करते हैं कि $100 का जो है वो आपको शेयर्स मिलने हैं, RSU जो है वो मिलने हैं $100 के। अब $100 आपके $100 के शेयर आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। वाई? बिकॉज आपका टैक्स भी यहाँ से जो है डिडक्ट होगा। अब वो टैक्स आपके ही शेयर को सोल्ड करके जो है एडजस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप 30% स्लैब में, इंडिया में आप 30% स्लैब में फॉल करते हो तो $30 का यहाँ पर जो है आपके शेयर्स को सेल किया जाएगा और आपके अकाउंट में ओनली $70 के जो शेयर्स हैं, RSUs जिसको हम बोलते हैं, वो ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आपके अकाउंट में जो शेयर्स आते हैं वेस्ट होने के बाद में, वो डिडक्ट होने के बाद में आते हैं। जनरली यही प्रैक्टिस यूएस के केस में, यूएस से अगर आपका एम्प्लॉयर है तो ये प्रैक्टिस जो है फॉलो की जाती है। तो यहाँ पर जो आपका टैक्स है, ये वाला जो $30 का, ये इस तरीके से डिडक्ट कर लिया जाता है। एंड बाकी जो बैलेंस है $70 का, $70 के जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगी, वो स्टॉक जो है वो आपके अकाउंट में, ब्रोकर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है। और आपकी सैलरी में कितना ऐड किया जाएगा? सैलरी में आपके $100 ऐड होगा, बिकॉज आपका जो बेनिफिट है वो $100 का मिला है। ठीक है, $100 का बेनिफिट है, ₹30 का इस तरीके से टैक्स डिडक्ट होगा और आपके अकाउंट में $70 जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर इंडिया में टैक्सेबिलिटी आएगी, यूएस के अंदर इसकी कोई टैक्सेबिलिटी आती नहीं है, बिकॉज यूएस के आप एक नॉन सिटीजन होते हैं। एक W8 बैन फॉर्म होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आपको अपने ब्रोकर को सबमिट करना होता है। दैट मीन्स जो भी इनकम आपको वहाँ से अराइज हो रही है, आप यूएस के नॉन सिटीजन है तो यूएस उस पर टैक्स चार्ज नहीं करेगा। इंडिया में उसकी टैक्सेबिलिटी आती है, तो यूएस में इसकी टैक्सेबिलिटी नहीं आती। इंडिया का जो 30% टैक्स है वो इंडिया का टैक्स है, वो डिडक्ट कर दिया जाता है एंड इस तरीके से उसको पे कर दिया जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस विच ब्रोकर आर फॉलो एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग स्टेज। ये अभी सेकेंड है, जब आपको वेस्ट हो रहे हैं आपके शेयर्स। अब जब शेयर आपको वेस्ट हो गए तो आप उस शेयर को क्या करोगे? आइदर यू कैन स्टे विद दैट शेयर, आप उसको अपने पास रखोगे, इन्वेस्टिंग की तरह ट्रीट करोगे और फ्यूचर में जाके कभी उसको सोल्ड आउट करोगे। अब फ्यूचर में जब आप उसको सोल्ड करोगे तो तीसरा इवेंट हमारा आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक सेल। जब आप स्टॉक को सेल करोगे तो फर्दर आपको वहां पर कैपिटल गेन अराइज होंगे। मार्केट में जब बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन अराइज होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर कैपिटल गेन कितने अराइज होंगे? इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कैप गेन कितने अराइज होंगे? इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलोगे सर कॉस्ट तो मेरी जीरो है, बिकॉज RSU में तो आपने कुछ पे नहीं किया, बट यहां पर जाकर के पूरा जो सेल अमाउंट है तो मेरा कैपिटल गेन, क्या पूरा सेल कंसिडरेशन को कैपिटल गेन मान लिया जाएगा? नहीं। यहां पे एक कंसेप्ट हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एडजस्टेड कॉस्ट। एडजस्टेड बेसिस का यूज किया जाता है, तो आपकी जो कॉस्ट होती है वो एडजस्ट की जाती है। RSU के केस में आप वेस्टिंग पीरियड के टाइम पे ऑलरेडी टैक्स दे करके आए हो, तो वेस्टेड पीरियड में जो भी आपकी सैलरी में ऐड किया गया था, लेट्स सपोज सेम शेयर जो $100 के थे, ये आपने फर्दर सोल्ड कर दिए $500 के। ये सारे शेयर्स आपने $500 के सोल्ड कर दिए। अब यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट बनेगी वो एडजस्टेड कॉस्ट बनेगी। क्या? जो वैल्यू आपके परक्विजिट्स में ऐड हो रखी है उसको यहाँ से एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो आपके परक्विजिट में ये $100 ऐड हुए थे, इन शेयर की कॉस्ट आपकी सैलरी में ऐड हो चुकी है एज अ $100। $70 नहीं, $70 तो आपका टैक्स डिडक्ट करने के बाद में आपको जो परक्विजिट में सैलरी हेड में कितना ऐड हुआ होगा? $100 ऐड हुए होंगे। आपकी यहाँ पर जो एडजस्टेड कॉस्ट बनेगी, इसको हम कॉस्ट नहीं बोलते, वी कॉल इट एडजस्टेड कॉस्ट, वो बनती है $100। एंड यहाँ पे $400 का आपका कैपिटल गेन इस तरीके से निकाला जाता है, जो कि एडजस्टेड कैपिटल गेन हमारे आते हैं जो इनकम टैक्स में आपको टैक्स देना होता है एज पर इंडियन इनकम टैक्स। नाउ एक क्वेश्चन और यहाँ पर अराइज हो सकता है, सर सेम चीज यूएस में टैक्स नहीं लगेगा क्या? कैपिटल गेन के ऊपर तो यूएस में भी टैक्स होता है, क्या यूएस में इस पर टैक्स नहीं लगेगा? जी नहीं, यूएस में इसमें टैक्स नहीं लगता। सेम वही चीज अप्लाई हो जाती है। आपको अपने ब्रोकर को W8 बैन फॉर्म सबमिट करना होता है, विच मीन्स यू आर नॉन सिटीजन ऑफ यूएस, एंड इन दैट केस वो यूएस में कैपिटल गेन पर टैक्स चार्ज नहीं करते। इंडिया में आपकी कंप्लीट टैक्सेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा बनता है जहां पर डबल टैक्सेशन भी हो जाता है। अभी तक तो हमने समझा कैप गेन हो रहा है, चाहे सैलरी इनकम हो, डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको इन स्टॉक्स के ऊपर डिविडेंड मिल जाता है तो डिविडेंड के केस में आपको जो है दोनों कंट्रीज टैक्स लगा देता है। यूएस 25% विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर लेता है डिविडेंड के ऊपर, और इंडिया में भी टैक्सेशन आ जाता है। तो उसका रिलीफ आपको मिलेगा, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे। और क्या आपको वो लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो फॉर्म 67 फाइल कर देंगे, DTA का रिलीफ ले लेंगे, बट वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट, दैट नीड टू बी कंसीडर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने 3 स्टेजेस समझी RSU की। फर्स्ट इज ग्रांटेड, जहां कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती। सेकंड इज
सैलरी परक्विजिट्स, जहां पर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की वो आपकी जो है सैलरी के अंदर ऐड हो जाता है, एंड आप उस पर जो टैक्स होता है वो आपके शेयर को सोल्ड करके रिकवर किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज कैपिटल गेन, जब आप उस शेयर को जो आपको वेस्ट हुआ है मार्केट में सेल करते हैं, देन आपको कैपिटल गेन यहां पर अराइज होते हैं। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस जो होती हैं वो होती हैं आरएसयू का लाइफ साइकिल जो चलता है। अब यहां पर जो टैक्सेबिलिटी आती है वो 2 पॉइंट पर आती है। हमने अभी समझा था कि टैक्सेबिलिटी एक तो आएगी सैलरी के अंदर और दूसरी आएगी आपकी कैपिटल गेन के अंदर। सैलरी के अंदर जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी ऐड कर दी जाती है, और टीडीएस जो होता है वो किस तरीके से डिडक्ट किया जाता है, आपके ही स्टॉक को सेल करके नेट आपके ब्रोकरेज अकाउंट में स्टॉक जो होते हैं वो डाले जाते हैं, और आपके शेयर्स को ही सेल करके 30% टैक्स भी रिकवर किया जाता है, एज्यूमिंग कि यू आर फॉलिंग अंडर 30% स्लैब रेट। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें, कैपिटल गेन मैंने आपको बताया सेल्स प्राइस माइनस वेस्टेड एफएमई, जिसको हम एडजस्टेड कॉस्ट बोलते हैं। एडजस्टेड कॉस्ट इसमें से माइनस हो जाती है, वो आपका सेल प्राइस आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, जब आपके कैपिटल गेन राइज हो रहे हैं तो कैपिटल गेन जो ये भी स्टॉक्स है, लेकिन इसको हम अनलिस्टेड स्टॉक्स की तरह ट्रीट करेंगे। इंडिया के अंदर वो लिस्टेड नहीं होते हैं, इसीलिए उसको हम अनलिस्टेड स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको देखना होता है, यहां पे एक क्रूशियल नोट है जो आपको ध्यान रखना है पीरियड ऑफ होल्डिंग देखने के लिए। अगर लिस्टेड स्टॉक है, लिस्टेड स्टॉक के लिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है इंडियन, वो होता है 12 मंथ का, अगर इंडिया में लिस्टेड स्टॉक है। लेकिन ये वाले जो स्टॉक है जैसे अल्फाबेट आईएनसी है गूगल का, और फेसबुक मेटा आईएनसी है, या आपका एप्पल आईएनसी हो गया, अमेजॉन आईएनसी हो गया, ये सारे यूएस के लिस्टेड स्टॉक्स है, वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम अनलिस्टेड स्टॉक की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब अनलिस्टेड स्टॉक के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी, 24 मंथ होती है। लिस्टेड स्टॉक के लिए 12 मंथ्स होती है, अनलिस्टेड के लिए 24 मंथ होती है। अगर आपने वो स्टॉक 24 मंथ से ज़्यादा होल्ड किया है तो वो आपका बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैप गेन। अगर 24 मंथ से कम होल्ड किया है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी निटिग्रिटीज होती हैं, वो जो आप तभी समझते हैं जब आप काम करते हैं। एक्चुअल में जब आप काम करते हैं तब आपको समझ में आता है, बिकॉज यहाँ पर यूएस का एक ब्रोकर होगा, लेट्स सपोज मॉर्गन स्टैनले है। मॉर्गन स्टैनले की जब आप रिपोर्ट देखोगे, उसका जो जीएल अकाउंट होगा जो आपको मिलेगा, उसमें उन्होंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में जो क्लासिफिकेशन दिया होगा वो 12 मंथ के बेसिस पर दिया होगा। ये चीज़ आप जरूर नोट कीजिएगा, और यहाँ पर आप गलत बाइफर्केशन कर देंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, तो आपकी रिपोर्टिंग इंडियन जो ये होता है कैप गेन उसमें गलत हो जाएगी। तो अब मॉर्गन स्टैनले ने आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, मॉर्गन स्टैनले जो रिपोर्ट बना रहा है वो तो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा है ना, यूएस में भी 12 मंथ कंसीडर किया जाता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैप गेन के लिए। उसने तो 12 मंथ के बेसिस पर आपका बाइफर्केशन कर दिया, 12 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 12 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म। बट वो रिपोर्ट देख के आप अगर एज इट इज़ अपनी कॉम्पिटिशन प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए ब्लंडर हो जाएगा, बिकॉज वो 12 मंथ है। इंडिया में वो एक अनलिस्टेड शेयर है, इंडिया में आपको चेक करना होगा एक्वायरिंग डेट क्या है, इंटरेस्ट कब एक्वायर हुआ, कब आपने सेल किया, दोनों के बीच में 24 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंस है, देन ओनली इट कुड बी क्लासीफाई अंडर लॉन्ग टर्म, और अगर 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ब्लाइंडली आप मॉर्गन स्टैनले, फैडले या ई ट्रेड की रिपोर्ट्स पर बिलीव मत कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपको चाहिए होती हैं, तो उन पर ब्लाइंडली बिल्कुल रिलाई नहीं करना है। एक बार आपको अपना दिमाग लगा के भी चेक करना है कि भाई किस तरीके से कैप गेन आपके यहाँ निकाले जाएंगे, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने स्पेशली पॉइंट डिस्कस किया, बिकॉज 24 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैप गेन, लॉन्ग टर्म कैप गेन में आपका टैक्स रेट चेंज हो जाता है 12.5%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बिकॉज ये अनलिस्टेड शेयर्स है तो स्लैब रेट से टैक्स चार्ज होगा, और स्लैब रेट आपका 30% है, तो गलत क्लासिफिकेशन की वजह से आपका टैक्स गलत कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। फॉरेन रिपोर्टिंग एंड डबल टैक्सेशन, वन ऑफ द क्रूशियल थिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है, आपको अगर फॉरेन से कोई इनकम मिल रही है, फॉरेन की कोई एसेट आप होल्ड करते हो, आरएसयूज आर ऑल्सो फॉरेन एसेट्स, यूएस के स्टॉक हुए ना वो आप होल्ड कर रहे हो। एक एक्ट होता है अलॉन्ग विद इनकम टैक्स एक्ट जो आपको जरूर ध्यान रखना है, ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज इनकम एक्ट। उस एक्ट के अंदर केवल अनडिस्क्लोजर पर 10 लाख की पेनल्टी लगती है, फ्लैट पेनल्टी लगती है। एंड पिछले सालों में यहाँ नोटिस भी इशू किए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इन सिनेरियोज में। इसीलिए रिपोर्टिंग एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल FA जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एसेट, वन ऑफ द क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट ये शेड्यूल होता है जिसमें आपको सही तरीके से रिपोर्टिंग करनी होती है। मैं आपको शो करूंगा किस तरीके से शेड्यूल FA में रिपोर्ट करना होता है। जो भी यूएस के आपके स्टॉक है वो आपको अपने शेड्यूल FA के अंदर ज़रूर रिपोर्ट करने हैं, देखना कहीं मिस ना कर देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल होता है। देन शेड्यूल FSI के अंदर जो भी फॉरेन से आपको इनकम मिल रही है वो आपको रिपोर्ट करनी होती है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि कैप गेन तो इंक्लूड कर लेते हैं लोग, लेकिन सैलरी में जो ई शॉप्स और RSU
जो सेकंड नंबर का पॉइंट होता है हमारा, सेकंड टैक्सेबल इवेंट होता है, सैलरी में जब परक्विजिट्स ऐड कर रहे हैं उसको एफएसआई में लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं कई बार। सो आपको बिल्कुल मेक श्योर करना है कि आप जो एफएसआई में रिपोर्टिंग कर रहे हो, अगर आपको करंट ईयर में कोई ईएसपीपी मिला, करंट ईयर में कोई आरएसयू मिला, आप अपना फॉर्म 16 चेक करोगे, उसमें आपको उसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। वो आपको एफएसआई शेड्यूल में रिपोर्ट करना है कि सैलरी हेड में मुझे इतने मिले हैं आरएसयू एंड ईएसपीपी। एंड सिमिलरली अगर आपने उसको आगे सेल कर दिया और आपको कोई कैप गेन हुए तो वो कैप गेन वाले शेड्यूल इसके अंदर भी होता है, एफएसआई के अंदर भी उसको रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पर भी आपको उसको रिपोर्ट करना होगा, कैप गेन को भी और सैलरी हेड के अंदर अगर परक्विजिट्स आपको मिले हैं तो। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकली समझा दूंगा पोर्टल पे कैसे रिपोर्टिंग होती है इसकी। देन वी विल मूव फर्दर। नाउ हम डिस्कस करते हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ के बारे में। देखो मैंने आपको एक फॉर्म समझाया था थोड़ी देर पहले, W8 बैन। W8 बैन एज अ यूट्यूबर वी ऑल्सो फिल W8 बैन। क्या होता है कि हमको जो है वो गूगल से पेमेंट मिलती है जो कि इंडिया के बाहर से पेमेंट आती है, तो वहाँ पर हमको ये प्रूफ करना होता है कि वी आर नॉट द सिटीजन ऑफ यूएस, बिकॉज अदरवाइज यूएस हम हमारा विदहोल्ड कर लेगा टैक्स 30%। तो उस केस में हमको ये फॉर्म फाइल करना होता है जिससे हमारा टैक्स वहाँ डिडक्ट ना हो और इंडिया में हम उसको टैक्स देंगे। सिमिलरली जब आपको आरएसयू मिल रहे हैं ना, आरएसयू ई शॉप ये ईएसपीपी जब मिल रहे हैं उस केस में भी आपको W8 बैन अपने ब्रोकर को सबमिट करना होता है। वेदर कौन सा है, फेडिलिटी, कौन से ब्रोकर होते हैं, जो भी ब्रोकर है आपका, मॉर्गन स्टैनली है, ई ट्रेड है, उस ब्रोकर को आपको सबमिट करना होगा अपना W8 बैन फॉर्म कि वी आर नॉट सिटीजन ऑफ यूएस, एंड तब आपका कैपिटल गेन पे वो टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन इवन दो आपने W8 बैन फॉर्म सबमिट कर दिया है, डिविडेंड की इनकम जो भी आपको मिलेगी, इंटरेस्ट की इनकम अगर आपको कोई मिलेगी, वैसे इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं अगर स्टॉक्स है, तो डिविडेंड ही मिलेगा, यहां पर 25% विद होल्ड कर लेता है, विद होल्ड टैक्स। इंडिया में हम उसको टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यूएस में हम सेम चीज को विद होल्डिंग टैक्स बोलते हैं, WTH। तो 25% वो डिडक्ट कर लेगा वहां पे, और इंडिया में जब वो इनकम मिलेगी डिविडेंड की इनकम, तो इंडिया में भी आपको उस पर टैक्स देना होगा पूरे अमाउंट के ऊपर। अगर 100 रुपीज़ का डिविडेंड है तो $25 है, खैर ये डॉलर्स में होगा, यूएस से मिल रहा है तो $75 आपको इंडिया में मिल जाएंगे। इंडिया में ये $100 दोबारा से टैक्सेबल हो जाएगा आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू रुपीज़। ये $100 इंडिया में दोबारा से टैक्सेबल हो जाएगा, और जो भी रेट है आपका 30% है तो इंडिया में 30% से टैक्स हो जाएगा, $30 का इंडिया में टैक्स लग जाएगा। तो यहां पे आपको डबल टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, अब डबल टैक्सेशन के बेनिफिट लेने के लिए इनकम टैक्स में एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल TR, वो आपको फिल करना होता है, और साथ में फॉर्म 67 फिल करना होता है। टैक्स क्रेडिट रिलीफ के लिए फॉर्म 67 आपको पहले फिल करना होगा, फिर अपनी ITR फाइल करनी होगी। फॉर्म 67 के साथ आपको एक फॉर्म अटैच करना होगा 1042S। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है जो जरूर आपको पता होना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन यू, अगर मैंने यहाँ लिखा है, नहीं लिखा क्या, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1042S क्या होता है, बेसिकली ये फॉर्म होता है 1042S इस काइंड ऑफ TDS सर्टिफिकेट। जैसे इंडिया में TDS सर्टिफिकेट होता है, उसी तरीके से यूएस में जो विद होल्डिंग टैक्स का सर्टिफिकेट होता है वो आपका फॉर्म 1042S होता है, जिसमें स्पेसिफाई होता है कि कितना विद होल्डिंग जो है वो यूएस में डिडक्ट हुआ है, वो प्रूफ होता है कि आपने यूएस में विद होल्डिंग टैक्स दिया है। तो वो फॉर्म 67 के साथ आपको 1042S लगाना मैंडेटरी होता है अगर आप इस रिलीफ को क्लेम करना चाहते हो तो। अब मैं आपको प्रैक्टिकल केस बताता हूं। देखो थियोरिटिकली लोग पढ़ के कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक काम करो, हमको भी फॉर्म 67 फाइल करना है या फाइल हमारा भी कर दो। फॉर्म 67 इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। देखो शेड्यूल FA इज मैंडेटरी, दिस इज मैंडेटरी। शेड्यूल FSI दिस इज मैंडेटरी। कैप गेन में उसको दिखाना, कैपिटल गेन को या और इनकम को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, बट रिलीफ क्लेम करना इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग। ये आपको नोट करना होगा, आपको चेक करना होगा आपके केस में क्या कोई डबल टैक्सेशन लग भी रहा है। अगर लग रहा है तो क्या वो रेलिवेंट है, मटीरियल है। $10-20 का आपको अगर वो मिल रहा है, $10-20 के लिए आप पूरी वर्किंग करो, कैलकुलेशन करो, फॉर्म 67 करो, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं ना। कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं बिफोर गोइंग इनटू फाइलिंग एंड ऑल दैट। कन्वर्जन रेट, ये आपको थोड़ा सा ज़रूरी होता है आपको समझना। रूल 26 होता है इनकम टैक्स रूल 1962 का, जो कि कन्वर्जन रेट के बारे में बोलता है। इसमें आपको SBI का टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र रेट लेना है। अब कई ब्रोकर जो होते हैं RBI का रेफरेंस रेट लेते हैं, आप चेक करना कि जो ब्रोकर ने रेट लिया है, एक्सचेंज रेट लिया है, दैट शुड बी SBI, और SBI का भी TT बाय रेट होना चाहिए। SBI का बाय रेट अलग होगा, सेल रेट अलग होगा। यू नीड टू टेक SBI TT बाय रेट। देर आर मेनी वेबसाइट्स गूगल पे जो आपको मिल जाएंगी जो आपको SBI का TT बाय रेट प्रोवाइड करती हैं। आप वहाँ पर जस्ट डेट डालिए और उस डेट का आपको TT बाय रेट मिल जाएगा।
इन एनी सिनेरियो अगर आपको उस डेट का रेट नहीं मिल रहा है, जैसे बैंक क्लोज है, हॉलीडे है, या बैंक ने रेट इशू नहीं किए उस दिन के, तो आपको उसके प्रीवियस डे जो है जब बैंक वर्किंग है उस डेट का आपको एसबीआई का टीटी बाय रेट लेकर के चलना होता है एक्सचेंज के लिए। अब यहाँ एक चीज़ और आती है, ये बहुत छोटी छोटी निटिग्रिटीज होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू आर फाइलिंग फॉरेन केसेस। जब आप कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। इनकम कन्वर्जन की डेट क्या, कब कन्वर्ट करोगे। कैपिटल गेन आपको एक डेट के हुए, जैसे आपको 7 अक्टूबर 2025-26 का हम कर रहे हैं, इस डेट को आपने अपने आरएसयू सोल्ड किए। नाउ द क्वेश्चन इज, आप जो एक्सचेंज रेट लोगे, एसबीआई का टीटी बाय रेट लोगे, वो कौन सी डेट का लोगे। तो माइंड में क्वेश्चन आता है ऑटोमेटिकली कि सर जो ट्रांजैक्शन डेट है उसी डेट का एसबीआई का टीटी बाय रेट ले लेते हैं। नो, इनकरेक्ट। यहां पर हमारे पास इनकम टैक्स का रूल होता है, रूल नंबर 115। रूल नंबर 115 ये बोलता है कि आपको एक्सचेंज रेट किस तरीके से लेने हैं। जो आपकी इनकम के लिए कन्वर्जन रेट आप यूज करोगे ना, सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल गेन, तो आपको आरएसयू जो मिलते हैं, देखो आरएसयू आपके कैपिटल गेन में क्लासीफाई होंगे। जब आप उसको सेल करोगे तो वो कैपिटल गेन में जाएंगे। इसके लिए आपको एसबीआई का टीटी बाय रेट लेना है ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग ऑफ द मंथ इन विच द इनकम वाज अर्नड। तो इनकम आपकी अर्न हुई अक्टूबर 2025, इसका जो प्रीवियस मंथ होगा सितंबर 30, उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 का एसबीआई का टीटी बाय रेट। मेरे लिए ये रूल को एक्सप्लेन करना और समझाना बहुत इजी है। जब हम इसकी एक्चुअल में वर्किंग करते हैं तो देयर आर मैनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स अगर ज़्यादा हैं तो सबका आपको इंडिविजुअल देखना होता है। तो वर्किंग के टाइम पे आई नो देयर आर मैनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो यहाँ आती हैं। इस तरीके से आपको कैपिटल गेन का देखना होता है। अगर 30 सितंबर के डेट एसबीआई के टीटी के है ही नहीं, तो फिर आपको उसके प्रीसीडिंग डेट 29 सितंबर लेना होगा। वो भी नहीं है तो उसका जो प्रीसीडिंग वर्किंग डे जब भी है उस डेट का आपको एसबीआई टीटी बाय रेट लेकर के चलना होगा। तो कैप गेन, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सैलरी में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि सैलरी जो होता है वो एम्प्लॉयर खुद कंप्यूट करता है, तो वो एम्प्लॉयर अपने हिसाब से सही तरीके से कैलकुलेट कर लेगा। हमको कैपिटल गेन में कंसिडर करना होता है, तो जो लास्ट मंथ है वो आप कंसिडर करेंगे, मतलब जब ट्रांजेक्शन हुई उसके लास्ट मंथ की लास्ट डेट जो है वो आपको देख के चलनी है। अच्छा, ये जो रूल बोलता है कि अगर पीजीबीपी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट लेना होता है। यानी इस केस में अगर आप अपने असेसमेंट ईयर 26-27 की बात करें तो 31 मार्च 2026 को जो भी एसबीआई का टीटी बाय रेट है वो लेंगे। अगर डेट इस दिन का नहीं है, अवेलेबल रेट अवेलेबल नहीं है, तो 33/2026 का लेंगे। ओके, अभी एक सेकंड और दो मुझको, बिकॉज देखो फॉरेन असेट या फॉरेन इनकम आरएसयू जब आपको हो रहे हैं ना, तो आप किसी टैक्स प्रोफेशनल का, अच्छे टैक्स प्रोफेशनल का यहाँ पे सहारा ज़रूर लें। मैं बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद से ट्राई करने जाएंगे ना तो इसमें इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व है कि आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। अब हम अगर डेली की 50 आईटीआर कर रहे हैं, हमको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिस हो सकती है और उसका ध्यान हमको सबसे ज़्यादा रखना है। अब यहाँ एक चीज़ और आती है, नॉन इनकम डिस्क्लोजर, जैसे फॉरेन असेट शेड्यूल है। फॉरेन असेट शेड्यूल के लिए कन्वर्जन डेट क्या लोगे। रूल नंबर 115 हमको फॉरेन असेट के लिए नहीं बताता, केवल वो इनकम के लिए बताता है। स्पेसिफिक इनकम के लिए इस डेट का रेट आप ले लो। एफए के लिए क्या लोगे, एफए के लिए हमको गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं जो कि सेपरेटली इशू की हुई हैं सीबीडीटी ने। उन इंस्ट्रक्शंस में बोला हुआ है रेलिवेंट डेट आपको लेनी है। अब रेलिवेंट डेट को कहीं एक्सप्लेन नहीं किया कि रेलिवेंट डेट मींस ट्रांजैक्शन डेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलिवेंट डेट। तो रेलिवेंट डेट का मतलब यहाँ पर हमको शेड्यूल एफए में पीक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीक वैल्यू इन्वेस्टमेंट एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल प्रोसीड्स देना होता है। तो उसकी रेलिवेंट डेट जो वो किस तरीके से लेंगे, रेलिवेंट डेट जिस डेट को वो है इवेंट है उस डेट का ही रेट आपको लेकर के चलना होता है। शेड्यूल एफए में थोड़ी अप्रोच हम अलग रखते हैं इसकी रिपोर्टिंग में, और इनकम की रिपोर्टिंग में अप्रोच अलग रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है जो शायद मैंने आपको पिछली स्लाइड में डिस्कस नहीं किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपोर्टिंग का पीरियड क्या रहता है। देखो शेड्यूल एफए जो रिपोर्ट होता है वो कैलेंडर ईयर वाइज रिपोर्ट होता है। कैलेंडर ईयर वाइज मतलब अभी आपकी जो करंट रिपोर्टिंग होगी, लेटेस्ट रिपोर्टिंग होगी, वो होगी जनवरी 25 से लेकर के दिसंबर 25 की, इस 12 मंथ की रिपोर्टिंग होगी। लेकिन अगर आप एफएसआई की बात करें, अगर आप शेड्यूल टीआर की बात करें, कैपिटल गेन की बात करें, इन शेड्यूल्स के अंदर जो रिपोर्टिंग होगी वो फाइनेंशियल ईयर वाइज होगी। दैट मीन्स मार्च 25 से अप्रैल 25 से ये रिपोर्टिंग आपकी यहाँ जो होगी वो फाइनेंशियल ईयर वाइज होगी, अप्रैल 25 टू मार्च 26। तो हमको जो अपनी वर्किंग करनी होती है
वो इस तरीके से करनी होती है, ठीक है। एफए के लिए जो वर्किंग होगी वो कैलेंडर ईयर वाइज होगी। एफएसआई कैपिटल गेन सैलरी के अंदर जो जाएगा डेटा वो आपका फाइनेंशियल ईयर वाइज जाएगा। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। उसके बाद हम रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपको चाहिए होती हैं। तो ई ट्रेड की आपको एक रिपोर्ट चाहिए होती है। ई ट्रेड के अंदर आपको जीएनएल अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होता है और ट्रेड हिस्ट्री, बेनिफिट हिस्ट्री आती है एक, बेनिफिट हिस्ट्री आपको चाहिए होती है शेड्यूल एफए के में निकालने के लिए। कई बार आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जो है वो निकालना होता है। बेनिफिट हिस्ट्री बोलते हैं उसको, कुछ ब्रोकर जो है वो उसको बोलते हैं शेड्यूल, आरएसयू शेड्यूल बोलते हैं, आरएस शेड्यूल बोल लो उसको या आरएसयू शेड्यूल बोल लो। पूरा कंप्लीट शेड्यूल होता है वो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, किस डेट को कब आपके वेस्ट हो रहे हैं, कब आपको ग्रांट हुए, कब आपको वेस्ट होंगे, पूरा फ्यूचर, पास्ट से लेकर फ्यूचर तक पूरी स्टेटमेंट होती है वो। तो ये आपको एक चाहिए होती है। साथ में अगर ई ट्रेड पे काम करो तो जीएनएल अकाउंट स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो निकाल के वो देते हैं। बट इसमें वही एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है ऑन द बेसिस ऑफ 12 मंथ पीरियड। लेकिन हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 24 मंथ कंसिडर होगा। तो आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म खुद से बाइफरकेट करके चलना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आरएसयू के लिए आपको एडजस्टेड कॉस्ट लेनी है और ईएसपीपी के लिए आपको कॉस्ट जो है वो भी एडजस्टेड लेनी है। लेकिन ईएसपीपी की कॉस्ट जो होती है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ईएसपीपी आप जो है पे करते हो। अच्छा, ईएसपीपी भी जो आप पे करते हो वो किस तरीके से पे होता है, वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाता है। ईएसपीपी पेमेंट ऐसे नहीं होता कि आप खुद अपने एम्प्लॉयर को देते हो। ईएसपीपी में भी जो आपकी सैलरी, इंडिया की सैलरी जो बन रही है उसमें से डिडक्ट कर दिया जाता है ईएसपीपी, जो भी आपकी कॉस्ट बन रही होती है वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद फेडिलिटी में अगर कर रहे हो, यहाँ भी जीएनएल स्टेटमेंट आती है वो आप ले लेना, प्लस पूरे ईयर की जो आरएस शेड्यूल है वो ले लो कंप्लीट, और बेनिफिट हिस्ट्री आ रही है वो ले लो। अकाउंट्स, अच्छा मॉर्गन स्टैनले, वहाँ पर भी आपको इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगी, पीएनएल रिपोर्ट बोलते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट आपको हिस्ट्री यहाँ पर चाहिए होती है, उससे फिर आपको अपनी वर्किंग करनी होती है, ठीक है। इसके साथ साथ फॉर्म 1042S का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको विद होल्डिंग टैक्स यूएस में डिडक्ट हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कितना डिडक्ट हुआ है, वो रेलिवेंट है, मटेरियल है या नहीं है। आप डायरेक्ट 1042S डाउनलोड करो, उसमें आ जाएगा कितना डॉलर आपका यूएस में डिडक्ट हुआ है। अगर वो मटेरियल रेलिवेंट लग रहा है आपको तो आप फॉर्म 67 जरूर फाइल करवाएं अपना, नहीं लग रहा है तो आप फॉर्म 67 को इग्नोर कर सकते हैं। और एक फॉर्म W8 आपने जरूर अपने ब्रोकर को सबमिट किया होगा, उसका भी जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो दिस इज़ द कंप्लीट एनालिसिस। अब मैं आपको एक बार पोर्टल पे भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमको ये सारी रिपोर्टिंग जो है वो करनी होती है। चलिए गाइज, अब आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर गाइड करता हूँ। अगर आपको यूएस के जो है आरएसयूज मिले हैं किसी कंपनी के या फिर ईएसपीपी मिले हैं, तो रिपोर्टिंग इनकम टैक्स के अंदर एज अ इंडियन रेजिडेंट कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। चाहे आप खुद फाइल कर रहे हो या आप किसी और प्रोफेशनल से फाइल करवा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका काम सही से हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले शेड्यूल्स की बात करते हैं, कौन कौन से शेड्यूल्स आपके लिए जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। ITR 2 आप फाइल कर सकते हैं आरएसयूज के केस में, क्योंकि वहाँ कैपिटल गेन की इनकम होती है, बिजनेस की कोई इनकम होती नहीं है। तो ITR 2 में आप ये सारी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक कि आपकी ITR 2 फाइल होनी चाहिए। अनटिल अदरवाइज कोई और बिजनेस की इनकम नहीं है, अगर इंडियन शेयर मार्केट में FNO है या इंट्राडे है तो ऑब्वियसली फिर ITR 3 आप फाइल करेंगे। बट ये वाले जो शेड्यूल्स हैं आरएसयू के केस में और ESPP के केस में वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो जनरल के अंदर पहले पार्ट 1 आ जाएगा, उसके बाद इनकम शेड्यूल के अंदर कैपिटल गेन शेड्यूल आपका रहेगा। लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म 112A लिस्टेड इंडियन इक्विटी शेयर्स के लिए होते हैं, तो वैसे रेलेवेंट आपके यूएस के लिए नहीं होते, आरएसयूज के लिए। उसके बाद आपका यहाँ पे एक FSI आएगा और एक TR आएगा, ये जरूर आप एक बार सेलेक्ट कर दीजिएगा। डिडक्शंस तो हम डिस्कस नहीं कर रहे। टैक्सेस के अंदर डेफर्ड टैक्स ऑन ई-शॉप की ज़रूरत नहीं है। एंड अदर्स के अंदर एक शेड्यूल FA आएगा और शेड्यूल AL ध्यान रखिए, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ को क्रॉस कर जाती है इन दैट केस। अच्छा, 1 करोड़ को क्रॉस करने का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है ना, जैसे सैलरी की इनकम आपकी इतनी नहीं होगी, सैलरी की इनकम आपकी कम आ रही है, सैलरी की इनकम आपकी आ रही है 90 लाख रुपीज़ की, बट आपने जो शेयर्स को सेल किया तो आपको कैप गेन की इनकम भी हो गई। लेट्स सपोज आपको 20 लाख की कैप गेन की इनकम हो गई, तो टोटल इनकम अब आप फॉर्म 16 से मत चेक करना, टोटल इनकम आप अपनी कॉम्पिटिशन से वर्कआउट करोगे। 90 लाख इज सैलरी हेड इनकम, 20 लाख इज कैप गेन इनकम, माई टोटल इनकम इज 1 करोड़ 10 लाख रुपीज़। सो उस केस में मेरे लिए रिक्वायर्ड है मैंडेटरी शेड्यूल AL को फिल करना, ठीक है। तो टोटल इनकम आपको कंसिडर करनी है, ना कि फॉर्म 16 वाली इनकम फॉर रिपोर्टिंग अंडर शेड्यूल AL। नाउ वो आप चेक कर लीजिएगा, अगर 1 करोड़ से अबव है तो मैंडेटरी है, अदरवाइज वो फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्किप कर दीजिए। स्किप करके सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में आएंगे।
फाइलिंग स्टेटस आएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आपके अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं, ये अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं, यूएस के जो स्टॉक होते हैं वो अनलिस्टेड शेयर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अनलिस्टेड शेयर का फिल करने के लिए, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर वो शेयर फॉरेन में भी लिस्टेड नहीं है तब ये मैंडेटरी होता है, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। आप यहाँ नहीं भी डालोगे डिटेल्स तो चल जाएगा काम, और डाल भी दोगे तब भी कोई परेशानी नहीं है। देखो अगर यस करके मैं यहाँ पर आपको शो करूँ तो आपको यहाँ पर अनलिस्टेड की डिटेल शेयर करनी होती है, बट यहाँ एक आई का इन्फॉर्मेशन है कि शेयर ऑफ कंपनी हेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विच आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आउटसाइड इंडिया भी अगर वो लिस्टेड है ना तो आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्ट हेयर, तब आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। ठीक है, और अगर आप कर भी देते हो ऑप्शनल बेसिस पर तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हैं। अनलिस्टेड के केस में क्या होता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ग्रे एरिया होता है, इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर ये डिटेल्स मांगते हैं। बट नेवरदलेस अगर आपको RSUs मिले हैं, RSUs के केस में ये मैंडेटरी नहीं होता है, तो यहाँ पर अगर नो है तो चल जाएगा आपका काम। ठीक है, यहाँ भी कई बार कन्फ्यूजन आ जाती है थोड़ी सी कि सर अनलिस्टेड शेयर है तो यहाँ नहीं रिपोर्ट करने होंगे, ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो US में लिस्टेड है तब भी ज़रूरत नहीं है, आपको कन्फर्म कर दीजिए। देन हमारा नेक्स्ट शेड्यूल आता है सैलरी हेड। अब सैलरी हेड के अंदर जहाँ पर भी आप सैलरी की डिटेल्स डालेंगे वहाँ पे सेक्शन अपने फॉर्म 16 से डालिएगा। जो ई-शॉप की इन्फॉर्मेशन जाती है, आपकी ई-शॉप की इन्फॉर्मेशन, वहीं पर आपका RSU और ESPP भी जाएगा। सेक्शन 17(2) परक्विजिट्स आता है, ऐड अनदर पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है परक्विजिट किस नेचर का है। तो नीचे जाएंगे आपको मिल जाएगा, एक सेकेंड, 2 ऑप्शन मिलते हैं ई-शॉप्स के, ये रहे देखो। एक होता है स्टॉक ऑप्शन अलॉटेड ट्रांसफर बाय एम्प्लॉय एलिजिबल स्टार्टअप 80 IAC, आपको तो US से मिले हैं तो आप इसके अंदर रिपोर्ट नहीं करोगे। स्टॉक ऑप्शन नॉन क्वालिफाइड ऑप्शन अदर देन ई-शॉप इन कॉलम नंबर 16 अबव, इसमें आपको रिपोर्ट करना होता है। ये सेलेक्ट करके जो भी अमाउंट का आपको मिला है ई-शॉप और RSU और ESPP दोनों का ऐड करके आप यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, सैलरी में इस तरीके से रिपोर्ट हो जाएगा। तो सैलरी में जो परक्विजिट मिला है वो ऐसे रिपोर्ट होगा आपका, रिपोर्ट करके आप आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप जो है कैप गेन में जाएंगे। अब कैप गेन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की रिपोर्टिंग किस तरीके से होगी। अगर वो आपका शॉर्ट टर्म कैप गेन है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका ऑप्शन आता है 5 नंबर, फ्रॉम सेल ऑफ असेट अदर देन A1, A2, A3 एंड A4। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में आप जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिपोर्टिंग सही तरीके से करना ज़रूरी है, ध्यान से देखिए। पहले ये 3 ऑप्शंस हैं, पॉइंट नंबर 1 है और पॉइंट नंबर 2 है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि कई प्रोफेशनल RSUs को पॉइंट नंबर 2 में रिपोर्ट करना सजेस्ट करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है कि RSUs इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अनलिस्टेड स्टॉक होते हैं। अनलिस्टेड स्टॉक होते हैं तो अनलिस्टेड स्टॉक्स के लिए इन केस ऑफ असेट सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर, एंटर द फॉलोइंग डिटेल। तो आपको यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सबसे पहले डालनी है, जो आपने सेल किए हैं शेयर उस सेल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड शेयर डिटरमिन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये मैंने आपको अपने नोट्स में समझाया था कि अगर वो शेयर US में लिस्टेड है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू वुड बी इक्वल टू द सेल कंसिडरेशन, बिकॉज यू कैन नॉट मैनिपुलेट दैट प्राइस। वो एक्चुअल में फेयर मार्केट वैल्यू पर ही आप सेल करते हैं, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते US की स्टॉक मार्केट को। तो वही जो ये वाली वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू यहाँ पर आप डालेंगे। लेट्स सपोज अगर आपका सेल कंसिडरेशन जो है वो 15 लाख का था तो आप फेयर मार्केट वैल्यू में भी 15 लाख मेंशन करेंगे, बिकॉज ये इक्वल होती है। अगर फॉरेन में वो लिस्टेड है वो आपको लेकर के चलना होता है। तो इस तरीके से सेक्शन 50 CA के अकॉर्डिंग आ जाता है। अदरवाइज अपने को रूल 11 UA के अकॉर्डिंग निकालना होता है, बट वो तभी लगता है जब फॉरेन में वो अनलिस्टेड शेयर है। तब लिस्टेड है तो आप फॉरेन का जो सेल प्राइस है वो आप यहाँ पर कंफर्टेबली ले सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो होता है वो अदर देन अनकोटेड शेयर्स के लिए होता है। तो वो कोई और अदर आइटम शॉर्ट टर्म के वो यहाँ जाती है, लेकिन US के जो RSU के और ESPP के स्टॉक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट नंबर 1 के अंदर क्लासीफाई होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट की जो डिडक्शन है वो आप यहाँ लोगे। अब ये जो डिडक्शन होगी वो कौन सी होगी, एक्चुअल कॉस्ट होगी? नो, दैट वुड बी एडजस्टेड कॉस्ट। ये आपको अपनी ई-ट्रेड फिडेलिटी और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में एडजस्टेड कॉस्ट मिल जाएगा। अगर उनकी रिपोर्ट एडजस्टेड कॉस्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉम्प्यूट द एडजस्टेड कॉस्ट। व्हाट वुड बी द एडजस्टेड कॉस्ट? एडजस्टेड कॉस्ट वुड बी द amount that is included in your salary
एज अ परक्विजिट के अंदर जो आपने इंक्लूड की है वो आपको निकालनी होगी। अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि आपके मल्टीपल पॉइंट ऑफ टाइम हो जाते हैं, आप एक बार में सारे शेयर तो आपको ना ही मिलते हैं और ना ही आप सेल करते हैं, तो मल्टीपल टाइम पे अलग अलग प्राइस होते हैं और सैलरी के अंदर भी वो अलग अलग रेट से गया होगा, एक्सचेंज रेट भी अलग होता है और उसका रेट भी शेयर का प्राइस भी अलग होगा, तो उसकी वजह से थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है खुद निकालने में। बट देर आर मतलब मैंने देखा है जो ई ट्रेड और फेडलिटी वगैरह जो है वो आपको दे देते हैं एडजस्टेड कॉस्ट निकाल के, तो आपके लिए काम थोड़ा ईजी हो जाता है। तो जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है यू कैन रिड्यूस दैट एडजस्टेड कॉस्ट हियर एंड देन आपके शॉर्ट टर्म कैप गेन यहाँ पर आ जाएंगे, यू कैन सेव दैट। अब शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि 24 मंथ के अंडर है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। वो रिपोर्ट्स आपको 12 मंथ कंसिडर करके देंगी, बट आपको अपनी वर्किंग में 24 मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज इसका जो स्लैब रेट है वो चेंज हो जाता है। शॉर्ट टर्म कैप गेन आपके यहाँ पर जो चार्ज होते हैं वो स्लैब रेट से चार्ज होते हैं, लॉन्ग टर्म कैप गेन 12.5% से चार्ज होंगे। अगर कोई लॉन्ग टर्म कैप गेन है आपका, वो कहाँ रिपोर्ट होगा सर? वो रिपोर्ट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। एंड यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में फ्रॉम सेल ऑफ असेट वेयर B1 to B7 आर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर रिपोर्ट होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 में हमको मेंशन करना होगा, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना होगा, सेम वही प्रोसेस है, बस लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पर आएंगे, अनकोटेड शेयर में आप जो है मेंशन करेंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, टैक्सेशन मैटर कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से अलग हो जाते हैं लोगों के, बट मैंने आपको अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया कि मैं क्यों इसको अनकोटेड शेयर मारता हूँ, बिकॉज इंडिया के शेयर वो है तो स्टॉक ना, है तो शेयर्स ही ना, स्टॉक एंड शेयर्स ही तो है वो, बट जस्ट कि वो इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं उसको अनकोटेड शेयर ही मान करके चल रहा हूँ और यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के यहाँ पे रिपोर्ट होंगे, उसके बाद इसका बाइफर्केशन आपको लास्ट में देना होता है, पॉइंट नंबर F में इसका बाइफर्केशन होता है, देन यू कैन सेव दिस। आफ्टर कैपिटल गेन अदर सोर्सेज में जो अगर आपको कोई डिविडेंड वगैरह मिला है तो वो आप रिपोर्ट कर सकते हो। डिविडेंड रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, फर्स्ट वाला डिविडेंड इनकम अदर देन पॉइंट नंबर 2 और 3 यहाँ रिपोर्ट होता है, वो नॉर्मल वाला डिविडेंड जो होता है वो। ठीक है, डिविडेंड आपका डन हो चुका है, देन वी विल मूव फर्दर। CYLA BFLA शेड्यूल, CFL शेड्यूल आप चेक कर लीजिए। SI FSI पे हम चलेंगे, इंपॉर्टेंट शेड्यूल होता है। FSI में यहाँ पे आपको डिटेल डालनी होती है। सबसे पहले कंट्री कोड आपको सेलेक्ट करना है, US से मिले, US का आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगा, US सेलेक्ट करना है। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अब आपके पास US का आइडेंटिफिकेशन नंबर तो होगा नहीं, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद सैलरी के अंदर भी आपको डिटेल डालनी होगी। फॉर्म 16 में जितने परक्विजिट्स में आपने डाले थे, जैसे 20 लाख हमने डाला था, वो 20 लाख आपको यहाँ भी मेंशन करना है। अब टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया कितना है इस वैल्यू के ऊपर, अब उसके ऊपर आउटसाइड इंडिया तो कोई टैक्स आपने पे नहीं किया, इंडिया के अंदर ही पूरा का पूरा 30% टैक्स पे किया है, तो इसका जो भी टैक्स आपका निकल के आ रहा है इंडिया में, आप जो है अपना 30% टैक्स निकल रहा है, तो 30% टैक्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। कितना होगा? 20 लाख था ना, 20 लाख का आपका 30% कितना होगा? 6 लाख। 6 लाख आपका इंडिया में टैक्स आएगा, बट कोई रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि एक ही कंट्री में टैक्स है, तो कोई रिलीफ यहाँ पर अवेलेबल होगा नहीं आपका। अगर एक ही कंट्री में टैक्स हो रहा है तो रिलीफ किस चीज़ का मिलेगा? अगर डबल कंट्री, दोनों कंट्री में टैक्सेशन होता है तभी तो रिलीफ की बात आती है। ठीक है, उसके बाद कैप गेन की बात करें तो कैप गेन जो भी है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जितने भी आपके कैप गेन हुए हैं वो मेंशन कीजिए। उसके बाद टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया 0 और टैक्स पेबल अंडर नॉर्मल प्रोविजन इन इंडिया। अब कैपिटल गेन के जो होते हैं वो स्पेशल रेट होते हैं इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करना। अगर शॉर्ट टर्म में तो स्लैब रेट लग जाएगा 30%, बट अगर वो लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में फिर आप स्लैब मत लगाइएगा, लॉन्ग टर्म में आपके 12.5% लगेगा, तो 12.5% लगा दीजिएगा। अब यहाँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अलग से बाइफर्केशन तो है नहीं, आप एक वर्किंग प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उनका कैपिटल गेन निकाल करके दोनों को ऐड करके यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। अदर सोर्सेज में डिविडेंड जो इंडिया के बाहर से मिला वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं एंड इसको सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आपका FSI शेड्यूल से फिल होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है RSU के केस में। ध्यान से दोनों चीज़ जरूर चेक कर लीजिएगा, सैलरी एंड कैप गेन। और उसके बाद टैक्स रिलीफ में कुछ भी फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ नो करके कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स रिलीफ हम क्लेम करेंगे नहीं। और टैक्स रिलीफ अगर क्लेम करना है तो टैक्स रिलीफ से पहले फिर फॉर्म 67 पर जाइए, फॉर्म 67 फिल कीजिए, वहाँ पे फॉर्म 1042 एस अटैच कीजिए, फिर आप टैक्स रिलीफ को क्लेम कर सकते हैं। और शेड्यूल FA के अंदर जाना है। FA के अंदर जो रिपोर्टिंग होगी वो आपकी होगी A3 के अंदर, डिटेल ऑफ फॉरेन इक्विटी एंड डेट इंटरेस्ट हेल्ड आउटसाइड इंडिया। और यहाँ पर रिपोर्टिंग जो होती है वो कैलेंडर ईयर वाइज होती है। कैलेंडर ईयर आपका एंडिंग 31 दिसंबर 2025, यानी 1 जनवरी 25 से 31 दिसंबर 25 तक का होगा। यहाँ पे अगर देखो RSU के केस में एक कंपनी का RSU मिलता है तो आप एक रिपोर्ट कर सकते हो, अगर मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं तो आप अपलोड भी कर सकते हो, CSV टेम्पलेट डाउनलोड करके डिटेल्स डाल के आप अपलोड कर सकते हो। ऐड अनदर पे क्लिक करना है, नेम
कंट्री का नेम और कोड आ जाएगा 202, यूएस का कोड 2 होता है। नेम ऑफ एंटिटी एप्पल अल्फाबेट INC, जो भी कंपनी का नेम है वो डालेंगे। एड्रेस ऑफ एंटिटी गूगल से सर्च कर लेंगे, जिप कोड भी गूगल पे मिल जाएगा। नेचर ऑफ एंटिटी आप जो है कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी डाल सकते हैं। और डेट ऑफ एक्वायरिंग इंटरेस्ट आपको डालना होगा कि कब आपको वो इंटरेस्ट मिला है, कब आपको वो ग्रांट हुए हैं। तो बेसिकली डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होती है, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको ग्रांट हो जाते हैं, तो ज्वाइनिंग वाली डेट जो है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग वैल्यू, ये तीनों जो होती हैं ये आपको कॉम्प्यूट करनी होती हैं बेस्ड ऑन योर जो आपकी पूरी स्टेटमेंट बेनिफिट हिस्ट्री होती है या फिर आपका शेड्यूल जो होता है RSU का, उसके बेसिस पर आपको निकालना होता है। इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपका फर्स्ट जनवरी 2025 को क्या वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की, वो डालिए। क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 25 को गया, क्लोजिंग का मतलब 31 दिसंबर 25 वाली। और पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जब आप ड्यूरिंग द ईयर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर प्राइस गया और आपके पास उस एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके INR में, ये रिपोर्टिंग INR के अंदर होगी। इसकी आपको कंप्लीट वर्किंग करनी होती है एक्सेल के अंदर, और सही रिपोर्टिंग यहाँ पे आपको करनी होगी। यहाँ रेट एक्सचेंज रेट जो होगा वो रेलिवेंट डेट का होगा, मतलब पीक वैल्यू जब गई है उस दिन का होगा। ओपनिंग में आपका 1 जनवरी का होगा, क्लोजिंग में आपका 31 दिसंबर का होगा। जो आप वहाँ पे कन्वर्जन करेंगे कैपिटल गेन में और सैलरी में कन्वर्जन जो होता है, वहाँ पे कन्वर्जन आपको ट्रांजैक्शन के पिछले मंथ की लास्ट डेट देखनी होती है, वो आपका कन्वर्जन रेट लिया जाता है। और यहाँ पर जो आपको कन्वर्जन रेट लेना है वो रेलेवेंट डेट जिस डेट का है उस डेट का लेकर के चलना है। उसके बाद टोटल प्रोसीड जो आपको इससे मिला है, कोई डिविडेंड वगैरह मिला है तो डिविडेंड की अमाउंट यहाँ डालेंगे। जो भी इससे आपको इनकम फर्दर जो इससे रिसीव हुई है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। टोटल सेल प्रोसीड ड्यूरिंग द ईयर आपने जो भी की है, जो आपने सेल की है वो आप यहाँ डाल देना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कैपिटल गेन वाले यहाँ पे मत आंख बंद करके ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट कर देना। कैपिटल गेन में जो रिपोर्ट कर रहे हो वो आप अप्रैल टू मार्च कर रहे हो, एंड यहाँ पर जो रिपोर्टिंग होगी वो कैलेंडर ईयर होगी, जनवरी टू दिसंबर होगी। तो रिपोर्टिंग पीरियड चेंज हो गया, तो आंख बंद करके ये मत करना सेल प्रोसीड हमारी जो कैप गेन की है, FSI की है, वहाँ से यहाँ मेंशन कर देते हैं। जी नहीं, वो मेंशन नहीं होगी, यहाँ आपको मेंशन करना होगा जनवरी टू दिसंबर, और इसके लिए वर्किंग अलग से करनी होती है। सो जनरली जो है फीस शेड्यूल FA फाइलिंग वाले केस में आपने देखा होगा फीस प्रोफेशनल थोड़ा सा हाई रखते हैं, बिकॉज यहाँ वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है, थोड़े से एफर्ट ज़्यादा, थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, इसीलिए यहाँ पर फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और सही रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है FA में रिपोर्ट करना। ठीक है, इस तरीके से FA में रिपोर्ट करके आप कंफर्म कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स नॉर्मली जो भी आपकी आ रही है इंडियन शेयर मार्केट की कैपिटल गेन वो आप डाल सकते हो, इंडियन सैलरी हाउस प्रॉपर्टी वो इनकम आप नॉर्मली रिपोर्ट करोगे। मैंने आपके साथ जो पॉइंट डिस्कस किए RSU के केस में क्या स्पेशल पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं ITR फाइल करते हुए, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिए पोर्टल के ऊपर। हालांकि इसकी वर्किंग भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं यूट्यूब पर वो चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ, बिकॉज बहुत वास्ट और डिटेल वर्किंग होती है। वो पूरी वर्किंग आपके साथ शेयर करना यूट्यूब पर आई डोंट थिंक कि आप भी देखोगे इतनी लंबी वीडियो। और चलिए, तो ये पूरा प्रैक्टिकल वर्किंग थी, मैंने आपको कंसेप्चुअली भी सारी चीज़ समझाई RSU SPP से जुड़ी हुई। इसके अलावा आपकी अगर US स्टॉक इंड मनी है, वेस्टेड है, या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट है, फॉर्म 10EE की फाइलिंग है, फॉर्म 67 फाइलिंग है, आप हमारी प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमसे फाइल करवाओ, किसी से भी फाइल करवाओ। आज की वीडियो आपकी हेल्प करेगी ये आइडेंटिफाई करने में वेदर आपकी ITR सही से फाइल हुई है या नहीं हुई है, या उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बचे हुए हैं। अगर इश्यूज बचे हैं तो यू ऑल्सो हैव अ ऑप्शन ऑफ रिवाइज ITR, यू कैन ऑलवेज एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। एंड मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।